नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल सास को बेटे बहू ने पागल साबित करके स्टोर रूम में बंद कर दिया था और उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसे हर रात धीमा जहर दे रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि उस अंधेरे कमरे में बैठी वो 65 साल की औरत मौत का इंतजार नहीं बल्कि उनकी बर्बादी का कानूनी फंदा बूंद रही थी। जब एनिवर्सरी की शानदार पार्टी में 500 लोगों के सामने प्रोजेक्टर चला तो पुलिस कमिश्नर से लेकर शहर के रईसों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पढ़िए एक बेबस सास के मास्टरमाइंड बनने की वो खौफनाक और सच्ची दास्तान जो आपके होश उड़ा देगी। खामोश चीख का चक्रव्यूह। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी की उस 3 मंजिला कोठी को देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। बाहर से यह कोठी किसी जन्नत जैसी दिखती थी। इटालियन मार्बल से चमकता हुआ पोर्च, बागीचे में खिले हुए महंगे विदेशी फूल और पोर्च में खड़ी 2 चमचमाती लग्जरी गाड़ियाँ। यह घर था रोहन मल्होत्रा का, जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। उसकी पत्नी स्नेहा एक हाई प्रोफाइल सोशलाइट थी, जिसकी किटी पार्टियों और डिजाइनर साड़ियों के चर्चे पूरे इलाके की औरतों के बीच आम थे। दुनिया की नज़रों में यह एक परफेक्ट, सुखी और आदर्श परिवार था। लेकिन उस चमकते हुए सफ़ेद संगमरमर वाले घर के सबसे पिछले हिस्से में एक ऐसा कमरा था जहां सूरज की रोशनी भी जाने से कांपती थी। यह सर्वेंट क्वार्टर से भी बदतर, एक बिना खिड़की वाला घुटन भरा कमरा था। दीवारों से सीलन की गंध आती थी और छत से एक पीला टिमटिमाता हुआ बल्ब लटक रहा था। इसी सीलन और अंधेरे के बीच जमीन पर बिछी एक पतली सी दरी पर बैठी थी देवकी जी, उम्र 65 वर्ष। देवकी जी कोई अनपढ़ या लाचार महिला नहीं थी। वह शहर के एक बेहद प्रतिष्ठित स्कूल की रिटायर्ड सीनियर मैथमेटिक्स प्रिंसिपल थी। एक वक्त था जब कड़क सूती साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए देवकी जी जब स्कूल के कॉरिडोर से गुजरती थी तो बड़े बड़े शरारती बच्चों से लेकर टीचरों तक की बोलती बंद हो जाती थी। उनके उसूल लोहे की तरह सख्त थे, लेकिन आज उसी लोहे को उनके अपने ही खून ने जंग लगने के लिए इस अंधेरे कमरे में फेंक दिया था। उनकी इस दुर्दशा का कारण कोई पुरानी दुश्मनी नहीं बल्कि उनकी अपनी ही जीवन भर की कमाई थी। रोहन और स्नेहा गीध की तरह देवकी जी की उस 20 करोड़ की कोठी और उनके बैंक अकाउंट में पड़े 5 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट पर नजरें गड़ाए बैठे थे। देवकी जी ने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी बेटे के नाम करने से साफ इनकार कर दिया था। बस यही उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। कमरे के बाहर से अक्सर स्नेहा की ऊंची और तीखी आवाज़ आती थी, जो बंद दरवाजे को चीरते हुए देवकी जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थी। रेवती, स्नेहा अपनी नौकरानी पर चिल्ला रही थी, इस बुढ़िया को आज भी वही कल की सूखी रोटियां देना और हाँ, दाल में पानी मिला देना। कल इसने हिम्मत कैसे की मेरे इटालियन लेदर वाले सोफे पर बैठने की? इसके गंदे कपड़ों की वजह से मुझे पूरा सोफा ड्राई क्लीन करवाना पड़ा। कल की बात याद करके देवकी जी ने अपनी सूखी हुई आंखें बंद कर ली। कल उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द था। वो बस एक गिलास पानी लेने बाहर आई थी और दर्द बर्दाश्त न होने पर पल भर के लिए सोफे पर बैठ गई थी।
स्नेहा ने उन्हें इस तरह बेइज्जत किया था जैसे कोई सड़क के भिखारी को दुत्कारता है। तभी बाहर से रोहन के भारी कदमों की आहट आई। वो रोहन जिसे देवकी जी ने अपने पति की मौत के बाद अकेले अपना पेट काट कर और अपनी एक एक पाई जोड़कर लंदन में पढ़ने भेजा था। बिल्कुल सही कह रही हो डार्लिंग, रोहन ने अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा। उसके शब्दों में अपनी माँ के लिए रत्ती भर भी सम्मान या दर्द नहीं था। अब हमें इसे और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मेरी डॉक्टर माथुर से बात हो गई है। डॉक्टर माथुर? वही जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं। स्नेहा ने चहकते हुए पूछा। हाँ वही, रोहन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। वो अगले हफ्ते आकर माँ का चेकअप करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे कि माँ अब मेंटली अनफिट हो चुकी है। उन्हें पागलपन है और वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। एक बार वो सर्टिफिकेट बन गया तो कोर्ट से पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी सीधे मेरे हाथ में आ जाएगी। फिर इस बुढ़िया को किसी सस्ते से पागल खाने में डलवा देंगे और हम ये कोठी बेचकर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। कमरे के अंदर अंधेरे में बैठी देवकी जी ने यह पूरा षड्यंत्र अपने कानों से सुना। एक आम माँ होती तो शायद फूट फूट कर रोती, भगवान को कोसती या अपने बेटे को बद्दुआ देती, लेकिन देवकी जी रोई नहीं। उनकी आंखों में आंसुओं की एक बूंद तक नहीं थी। तो वह एक गणित की टीचर थी और गणित का एक कड़ा नियम होता है, समस्या कितनी भी उलझी हुई क्यों न हो, भावनाओं से नहीं बल्कि सही फार्मूले और ठंडे दिमाग से सुलझती है। देवकी जी ने अपनी सीधी रीढ़ की हड्डी को और भी सीधा किया। उनके चेहरे की झुर्रियों में लाचारी की जगह एक खतरनाक शांति ने ले ली। उनके बेटे ने एक कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। उसने एक स्कूल प्रिंसिपल को कमज़ोर बुढ़िया समझने की भूल कर दी थी। अंधेरे कमरे में देवकी जी के होठों पर एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक मुस्कान तैर गई। अब आंसुओं का वक्त ख़त्म हो चुका था। अब हिसाब का वक्त था। एक गणितज्ञ का दिमाग कभी सोना नहीं जानता। वह हर चीज़ में पैटर्न और लॉजिक ढूंढ लेता है। पिछले कुछ हफ्तों से देवकी जी को एक अजीब सा पैटर्न नज़र आ रहा था। हर रात ठीक 10 बजे स्नेहा उनके कमरे में आती थी। उसके हाथ में हल्दी और केसर वाले दूध का एक गिलास होता था। बाहर से गालियां देने वाली स्नेहा उस वक्त बड़ी मीठी आवाज़ में कहती, मम्मी जी दूध पी लीजिए, उम्र हो गई है आपकी, हड्डियां कमज़ोर हो रही है। लेकिन देवकी जी ने गौर किया था कि उस दूध को पीने के बाद उनके मुंह में एक अजीब सी कसैली और धात्विक कड़वाहट रह जाती है। धीरे धीरे उनके शरीर में बदलाव आ रहे थे। सुबह उठने पर उनके हाथ पैरों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती थी। आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था और सबसे डरावनी बात, उनकी यादाश्त कभी कभी उनका साथ छोड़ने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि यह बुढ़ापे के लक्षण नहीं बल्कि एक षड्यंत्र का हिस्सा है। रोहन उन्हें सिर्फ मेंटली अनफिट साबित ही नहीं करना चाहता बल्कि वह उन्हें असलियत में पागल बना रहा था। उस रात जब स्नेहा दूध का गिलास रख कर गई तो देवकी जी ने उसे होठों से लगाया लेकिन घूंट अंदर नहीं लिया। जैसे ही स्नेहा कमरे से बाहर निकली, देवकी जी ने अपने तकिए के नीचे छिपाई हुई कफ सिरप की एक खाली धुली हुई शीशी निकाली और वह सारा दूध उसमें पलट दिया। रात के 2 बज रहे थे। कोठी में सन्नाटा पसरा था।
सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। देवकी जी जमीन पर रेंगते हुए अपने उस पुराने जंग लगे लोहे के संदूक तक पहुंची, जिसे स्नेहा ने कबाड़ समझकर उनके कमरे में फेंक दिया था। देवकी जी ने अपने कांपते हाथों से संदूक का ताला खोला। उन्होंने सारे पुराने कपड़े हटाए और संदूक के निचले हिस्से को जोर से दबाया। क्लिक, एक आवाज़ आई। वह संदूक की डबल बॉटम थी, जिसे उनके पति ने जरूरी कागजात छिपाने के लिए बनवाया था। उस गुप्त तहखाने के अंदर एक छोटी सी पन्नी में लिपटा हुआ उनका पुराना बिना इंटरनेट वाला नोकिया का फ़ोन रखा था। महीनों पहले स्नेहा ने उनका स्मार्टफोन यह कहकर कूड़े में फेंक दिया था कि पागल बुढ़िया को फ़ोन की क्या ज़रूरत है, लेकिन देवकी जी ने इस पुराने फ़ोन को चुपचाप चार्ज करके इस गुप्त जगह पर छिपा लिया था। उन्हें पता था कि एक दिन यह प्लास्टिक का छोटा सा डिब्बा उनकी आज़ादी का इकलौता हथियार बनेगा। उन्होंने फ़ोन ऑन किया। स्क्रीन की पीली रोशनी उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर पड़ी। उन्होंने अपने दिवंगत पति के सबसे होनहार छात्र और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट के सबसे तेज तरार क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट विक्रम सान्याल का नंबर डायल नहीं किया, बल्कि एक एनक्रिप्टेड मैसेज टाइप किया। विक्रम, मैं देवकी मैडम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कल दोपहर 2 बजे मेरी कोठी पर आना, पर अपने कोट में नहीं, एक प्लम्बर के भेष में। अगला दिन ठीक 2 बजे कोठी की डोरबेल बजी। दरवाजे पर मैल से सने कपड़े पहने, कंधे पर औजारों का बैग लटकाए एक आदमी खड़ा था। उसने चेहरे पर एक रुमाल बांधा हुआ था। मैम साहब, वो पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर के बाथरूम का पाइप लीक कर रहा है, कंप्लेंट आई थी। विक्रम ने अपनी आवाज़ बदल कर कहा। स्नेहा ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ी। हाँ, उस बुढ़िया के कमरे के पास है, जल्दी ठीक करके पीछे से दरवाजे से ही निकल जाना। मेरे साफ फर्श पर कीचड़ मत लगाना। विक्रम सीधे देवकी जी के कमरे में गया। दरवाज़ा बंद होते ही उस नामी वकील ने औजारों का बैग नीचे रखा और ज़मीन पर बैठकर अपनी गुरु माँ देवकी जी के पैर छुए। देवकी जी ने बिना समय बर्बाद किए वह दूध वाली शीशी और अपनी प्रॉपर्टी के कुछ पुराने कागजात विक्रम के हाथ में थमा दिए। इस दूध की फोरेंसिक जांच करवाओ विक्रम, और किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। 2 दिनों बाद रात के 3 बजे देवकी जी का नोकिया फ़ोन वाइब्रेट हुआ। विक्रम का मैसेज था। उस मैसेज को पढ़कर किसी भी माँ का कलेजा फट जाता, लेकिन देवकी जी की आंखें और भी सख्त हो गई। विक्रम ने लिखा था, मैडम, रिपोर्ट आ गई है। जो आप पी रही थी वो दूध नहीं, मौत का अर्घ था। उसमें थैलियम और बेंजोडाइज़ेपाइन के भारी ट्रेसेस मिले हैं। थैलियम एक ऐसा जहर है जिसे हाई टू डिटेक्ट माना जाता है। यह इंसान के नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है, बाल झड़ा देता है और धीरे धीरे उसे पागलपन और अंततः कोमा में ले जाकर हार्ट अटैक से मार देता है। रोहन आपको मार रहा है मैडम। यह अटेम्प्ट टू मर्डर का पक्का केस है। मेरे पास पूरी टीम तैयार है। क्या मैं पुलिस लेकर आऊं? देवकी जी ने उस छोटी सी स्क्रीन को देखा। 30 साल उन्होंने अपने शरीर का खून सुखाकर उस बेटे को दूध पिलाया था, और आज वह बेटा उन्हें दूध में थैलियम पिला रहा था ताकि उनकी 20 करोड़ की कोठी हड़प सके। उन्होंने फ़ोन के कीपैड पर अपनी उंगलियां चलाई और एक ऐसा जवाब लिखा जिसने वकील विक्रम के भी रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। नहीं विक्रम,
पुलिस को बिल्कुल बीच में मत लाना। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी। ये शहर के नामी लोग हैं, बेहतरीन वकील करेंगे और कुछ ही महीनों में जमानत पर छूट जाएंगे। मेरी ज़िंदगी के 30 साल इस बेटे को इंसान बनाने में लगे हैं। अब एक पुलिस कंप्लेन से मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। मुझे न्याय नहीं चाहिए विक्रम, मुझे उनका अहंकार तोड़ना है। अब इसे मिटाने के लिए मुझे एक चेस गेम खेलनी होगी। देवकी जी ने आगे टाइप किया, कल तुम फिर आओगे। इस बार औजारों के बैग में पाइप नहीं, मुझे 5 हिडन स्पाई कैमरे, कुछ ऑडियो रिकॉर्डर्स और प्रॉपर्टी के वो कागजात भिजवाओ जो मैंने तुमसे मांगे थे। बिसात बीत चुकी है विक्रम, अब रोहन और स्नेहा को लगने दो कि वो जीत रहे हैं, क्योंकि असली सहमत तो मैं उनकी सबसे बड़ी खुशी के दिन दूंगी। यहाँ से जन्म हुआ एक बेबस सास का नहीं, बल्कि एक 65 साल की उस मास्टर माइंड का, जिसने अपने ही बेटे और बहू के घमंड का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि वे उसमें तड़प तड़प कर खाक होने वाले थे। बिसात बीत चुकी थी और मोहरे अपनी जगह ले चुके थे। अगले दिन विक्रम फिर से उसी प्लम्बर के गंदे कपड़ों में कोठी के पिछले हिस्से में आया। स्नेहा अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और रोहन ऑफिस में था। विक्रम ने बहुत ही फुर्ती और खामोशी से देवकी जी की योजना को अंजाम दिया। उसने कोठी में 5 हिडन माइक्रो स्पाई कैमरे फिट कर दिए। पहला कैमरा देवकी जी के उस सीलन भरे कमरे में दीवार घड़ी के पीछे, दूसरा डाइनिंग हॉल के बड़े से झूमर में और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कैमरा किचन के उस कैबिनेट के ठीक ऊपर, जहाँ से स्नेहा हर रात वो जहरीला दूध तैयार करती थी। इन कैमरों का साइज एक बटन से भी छोटा था, लेकिन इनकी लाइव फीड और ऑडियो सीधे विक्रम के सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर रिकॉर्ड हो रही थी। अब इस कोठी की दीवारों के भी कान और आंखें थी। कैमरे लगने के बाद देवकी जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और ख़तरनाक नाटक शुरू किया। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल जिसने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी थी, अब जानबूझकर अपनी ही नज़रों में गिरने का परफेक्ट अभिनय कर रही थी। उन्होंने अपने ही कपड़े फाड़ लिए। जब स्नेहा उनके कमरे के पास से गुजरती तो देवकी जी जानबूझकर खाली दीवार से बातें करने लगती। अरे रमेश, तुम आ गए। मेरा बेटा रोहन कहाँ है? उसे स्कूल ले आओ, उसे भूख लगी होगी। रमेश उनके दिवंगत पति का नाम था। कभी कभी वह ज़मीन पर गिरा हुआ खाना खाने लगती और कभी आधी रात को ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। स्नेहा और रोहन यह सब देखकर खुशी से पागल हो रहे थे। किचन में खड़े होकर जब स्नेहा दूध में वो दवा मिला रही थी तो उसकी खुशी कैमरे में साफ रिकॉर्ड हो रही थी। देखा रोहन, मैंने कहा था ना कि थैलियम अपना असर दिखा रहा है। बुढ़िया पूरी तरह से पागल हो चुकी है। कल तो वो मुझे देखकर माँ माँ चिल्ला रही थी। स्नेहा ने हंसते हुए कहा। रोहन ने दूध का गिलास हाथ में लिया और मुस्कुराया। बस डार्लिंग, शिकार अब पूरी तरह जाल में है। कल ही डॉक्टर माथुर की झूठी रिपोर्ट भी आ गई है कि माँ को एडवांस डिमेंशिया है। कल सुबह ही हम उससे पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करवा लेंगे। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि शिकार वो नहीं बल्कि खुद रोहन और स्नेहा थे, जो अपनी मौत के कुएं में खुद ही छलांग लगा रहे थे। अगली सुबह स्नेहा और रोहन देवकी जी के कमरे में दाखिल हुए। रोहन के हाथ में कानूनी कागजात थे
और स्नेहा की आंखों में लालच की चमक। कैमरे की लाल बत्ती, जो सिर्फ देवकी जी को पता थी, ब्लिंक कर रही थी। सब कुछ हाई डेफिनेशन में रिकॉर्ड हो रहा था। देवकी जी जमीन पर घुटने मोड़कर बैठी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और वे कांप रही थी। स्नेहा उनके पास आई और अचानक उसने देवकी जी के सफ़ेद बालों को अपनी मुट्ठी में बुरी तरह जकड़ लिया। आह! देवकी जी के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। चुप कर पागल बुढ़िया। स्नेहा ने बालों को और जोर से खींचते हुए उनके चेहरे के पास कागज और पेन फेंक दिया। साइन कर इस पर, चुपचाप यहाँ साइन कर। वैसे भी अब तेरा सड़ा हुआ दिमाग काम नहीं करता। ये घर, ये दौलत सब हमारी है। रोहन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी माँ को बचाने के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। देवकी जी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने डरी हुई बेबस आंखों से रोहन की तरफ देखा, जैसे कोई बच्ची रहम की भीख मांग रही हो। लेकिन अंदर ही अंदर उनका तेज दिमाग उस कैमरे के एंगल को कैलकुलेट कर रहा था, जिसमें स्नेहा का वो क्रूर चेहरा और उनका शारीरिक शोषण पूरी तरह कैद हो रहा था। कांपते आड़े तिरछे अक्षरों में देवकी जी ने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। साइन होते ही स्नेहा ने देवकी जी को जमीन पर धक्का दे दिया और कागज छीन ली। रोहन ने खुशी से स्नेहा को कमर से पकड़ा और चूम लिया। यस डार्लिंग, वी डिड इट, रोहन खुशी से चिल्लाया। अब ये 25 करोड़ हमारे। कोठी बिकने की डील पक्की समझो। अगले हफ्ते हमारी 10वीं एनिवर्सरी की पार्टी है। मैं आज ही लंदन के टिकट्स बुक करता हूँ। इस पागल बुढ़िया को किसी भी सस्ते असाइलम में फेंक देंगे। दोनों हंसते हुए उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल गए और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। कमरे में सन्नाटा छाने के बाद जमीन पर गिरी हुई देवकी जी धीरे से उठी। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, अपने बालों को सलीके से बांधा और कैमरे की तरफ देखकर एक बहुत ही ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उनका वो पागलपन 1 सेकेंड में गायब हो चुका था। रोहन और स्नेहा जो कागज लेकर बाहर गए थे, जिस पर उन्होंने खुशियां मनाई थी, वो कागज दरअसल लीगली वाइड था। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस जहरीले खेल से बहुत पहले देवकी जी अपनी चाल चल चुकी थी। ठीक 1 दिन पहले एडवोकेट विक्रम सान्याल ने कोर्ट के जरिए देवकी जी की पूरी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, उनका बैंक बैलेंस और उनके सारे फिक्स डिपॉजिट एक ब्लाइंड ट्रस्ट के नाम ट्रांसफ़र कर दिए थे। यह ट्रस्ट शहर के अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के लिए बनाया गया था, जिसकी एकमात्र कस्टोडियन खुद देवकी जी थी। कानून के मुताबिक अब वो कोठी देवकी जी की निजी संपत्ति थी ही नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट की संपत्ति थी। इसीलिए रोहन के हाथ में जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जिस पर उसने अपनी माँ के बाल खींचकर साइन करवाए थे, वह 25 करोड़ की चाबी नहीं, बल्कि कचरे के एक टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं था। रोहन को लग रहा था कि उसने अपनी माँ का दिमाग हैक कर लिया है, लेकिन असल में देवकी जी ने उसका पूरा भविष्य हैक कर लिया था। अब बस उस पार्टी का इंतज़ार था, जहां 500 लोगों के सामने उनके इस घमंड के महल को ताश के पत्तों की तरह ढहना था। कुछ दिनों बाद रोहन और स्नेहा की 10वीं मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। बैकवेंट हॉल में
शहर के 500 सबसे नामी और रसूखदार लोग मौजूद थे। फर्स्ट रो, पहली कतार की वीआईपी टेबल पर पुलिस कमिश्नर, जो रोहन के बॉस के बेहद खास दोस्त थे। शहर के टॉप बिजनेसमैन और नामी मीडिया हाउस के मालिक बैठे थे। स्नेहा ने पेरिस से मंगाया हुआ डिजाइनर गाउन पहना था। वह किसी महारानी की तरह इतराते हुए मेहमानों से मिल रही थी और अपनी 2 करोड़ की डायमंड नेकलेस फ्लॉन्ट कर रही थी। रात के 9 बजे हॉल की रोशनी थोड़ी मध्यम की गई और रोहन एक चमकता हुआ शैंपेन का गिलास हाथ में लिए स्टेज पर चढ़ा। उसने माइक पकड़ा और अपने चेहरे पर एक आदर्श बेटे और परफेक्ट पति का झूठा नकाब ओढ़ लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस मुकाम पर हूँ, उसके पीछे 2 औरतों का हाथ है। मेरी खूबसूरत पत्नी स्नेहा, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, और मेरी माँ देवकी जी। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी माँ आज इस खुशी के मौके पर हमारे बीच नहीं है। उन्हें एडवांस्ड डिमेंशिया हो गया है। वो अब किसी को पहचान नहीं पाती। मेरा दिल रोता है उन्हें उस हालत में देखकर, पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। रोहन ने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाने की कोशिश की। हॉल में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। कुछ औरतों ने भावुक होकर स्नेहा से कहा, तुम लोग कितने अच्छे हो, जो इस हालत में भी अपनी सास की इतनी सेवा कर रहे हो। तभी खट, हॉल की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई। सिर्फ स्टेज पर खड़ा रोहन और पीछे लगी एक विशाल प्रोजेक्टर स्क्रीन नजर आ रही थी। रोहन ने माइक पर हंसते हुए कहा, अरे वाह, लगता है स्नेहा ने मेरी स्पीच के बाद कोई सरप्राइज रोमांटिक वीडियो प्लान किया है। लेट्स वॉच इट। पीछे प्रोजेक्टर की स्क्रीन नीली हुई और एक वीडियो प्ले होने लगा, लेकिन स्क्रीन पर कोई रोमांटिक गाना या पेरिस की ट्रिप नहीं थी, बल्कि स्क्रीन पर कोठी का वह सीलन भरा अंधेरा और स्टोर रूम नज़र आ रहा था। वीडियो का रिजोल्यूशन एकदम एचडी था और ऑडियो इतना साफ था कि बैंक्वेट हॉल के हर कोने में गूंज रहा था। पहली वीडियो में ही रूह कपा देने वाला सच था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि देवकी जी जमीन पर बैठी हैं और स्नेहा, जो इस वक्त हॉल में डिजाइनर गाउन पहने खड़ी थी, वीडियो में एक चुड़ैल की तरह बर्ताव कर रही है। स्नेहा ने देवकी जी को जमीन पर धक्का दिया और उनके चेहरे पर 2 दिन पुरानी सूखी रोटी फेंक कर मारी। वीडियो में स्नेहा की चीखती हुई आवाज़ हॉल में गूंजी, चुप कर पागल बुढ़िया, साइन कर इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर, वैसे भी तेरा सड़ा हुआ दिमाग काम नहीं करता। ये 25 करोड़ की कोठी अब हमारी है। वीडियो में स्नेहा देवकी जी के सफ़ेद बाल निर्दयता से खींच रही थी। हॉल में जो तालियां बज रही थी वो एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गई। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। स्नेहा के हाथ से शैंपेन का गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। इसी तरह दूसरी वीडियो स्टार्ट हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, स्क्रीन पर दूसरा वीडियो प्ले हो गया। यह कोठी के किचन का सीन था। स्क्रीन पर रोहन नजर आ रहा था, वही रोहन जो अभी 2 मिनट पहले अपनी माँ के लिए झूठे आंसू बहा रहा था। रोहन दूध के गिलास में एक छोटी सी शीशी से कुछ बूंदें मिला रहा था। ऑडियो में रोहन की शैतानी हंसी गूंजी, बस डार्लिंग,
यह थैलियम अपना काम कर रहा है, बस 2 डोज और, फिर इस बुढ़िया का हार्ट फेल हो जाएगा। 25 करोड़ सीधे हमारे अकाउंट में, और अगले हफ्ते हम लंदन में होंगे। वीडियो ख़त्म होते ही पूरे बैंक्वेट हॉल में जैसे बम फट गया। 500 मेहमानों के बीच चीख पुकार मच गई। मीडिया वालों ने तुरंत अपने फ़ोन और कैमरे निकाल लिए और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वीआईपी टेबल पर बैठे पुलिस कमिश्नर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने तुरंत अपनी कुर्सी पीछे धकेली और अपने साथ खड़े 2 पुलिस ऑफिसर्स को इशारा किया। रोहन का बॉस, जो कमिश्नर का दोस्त था, घृणा से रोहन को देख रहा था। स्टेज पर खड़ा रोहन पसीने से भीग चुका था। वह पागलों की तरह चीखने लगा, बंद करो इसे, शट इट डाउन, ये सब झूठ है, ये मफद वीडियो है, बंद करो इस स्क्रीन को। रोहन माइक फेंक कर साउंड कंसोल की तरह भागा, लेकिन साउंड रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक था। एडवोकेट विक्रम की टीम ने सिस्टम हैक कर लिया था। रोहन और स्नेहा बदहवास होकर भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी बैंक्वेट हॉल के विशाल नक्काशीदार दरवाजे धड़ाम से खुले। हॉल की तेज फ्लैश लाइट्स और कैमरे की चमक के बीच एक आकृति अंदर दाखिल हुई। यह कोई कमज़ोर, पागल या व्हील चेयर पर बैठी बेबस औरत नहीं थी, वह थी देवकी जी। उन्होंने एक शानदार क्रीम कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी। बालों का सलीके से जूड़ा बना हुआ था और माथे पर उनकी वही पुरानी प्रिंसिपल वाली बड़ी सी लाल बिंदी चमक रही थी। उनकी चाल में इतनी ठसक और गरिमा थी कि उनके सामने से भीड़ खुद ब खुद पीछे हटकर रास्ता बनाने लगी। उनकी आंखों में लाचारी का एक कतरा भी नहीं था, वहाँ सिर्फ एक विजेता की आग थी। उनके दाईं तरफ सुप्रीम कोर्ट के टॉप क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट विक्रम सान्याल अपने ब्लैक सूट में हाथ में एक मोटी लीगल फाइल लिए चल रहे थे, और उनके पीछे ठीक पुलिस की एक भारी टीम थी जिसके हाथों में हथकड़ियाँ चमक रही थी। देवकी जी चलते हुए ठीक स्टेज के सामने आकर रुकी। उन्होंने अपनी ठंडी और तीखी नज़रों से कांपते हुए रोहन और स्नेहा को देखा। पूरे बैंक्वेट हॉल में शमशान जैसी शांति छा गई थी। मीडिया वालों के कैमरों की फ्लैश लाइट्स लगातार चमक रही थी, जिनकी चकाचौंध में रोहन और स्नेहा के चेहरे किसी डरे हुए चूहे की तरह लग रहे थे। देवकी जी की चाल में कोई बीमारी नहीं थी, ना ही उनके हाथों में कोई कंपन था। उनके चेहरे पर वही पुराना खौफनाक प्रिंसिपल वाला रुतबा था, जिसके सामने बड़े बड़े लोग नज़रें झुका लिया करते थे। वह चलते हुए सीधे स्टेज के सामने आकर खड़ी हो गई। उनके सामने वो बेटा खड़ा था जिसे कुछ मिनट पहले लोग आदर्श श्रवण कुमार समझ रहे थे। रोहन की टांगें कांप रही थी। वह धड़ाम से घुटनों के बल स्टेज से नीचे गिर पड़ा और घिसटते हुए देवकी जी के पास पहुंचा। माँ, यह क्या है? यह सब झूठ है माँ। किसी ने यह वीडियो बनाया है मुझे फंसाने के लिए। मुझे बचा लो माँ। कमिश्नर साहब मुझे अरेस्ट कर लेंगे। रोहन पागलों की तरह अपनी सफाई दे रहा था। देवकी जी ने झुककर रोहन का पसीने से भीगा हुआ चेहरा पकड़ा। वहाँ मौजूद हर इंसान को लगा कि शायद एक माँ का दिल पसीज जाएगा, वह अपने बेटे को माफ़ कर देगी। लेकिन देवकी जी की आंखों में ममता का एक कतरा भी नहीं था।
वहाँ सिर्फ बर्फ़ जैसी जमा देने वाली ठंडक थी। उन्होंने बहुत ही शांत और तीखी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें अपने पैरों पर चलना सिखाया था रोहन, पर तुम तो दौलत के लालच में ज़मीन पर रेंगने लगे। तुम मुझे मारना चाहते थे। एक रिटायर्ड मैथमेटिक्स टीचर को दिमाग का खेल हराने चले थे तुमने कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी रोहन। तुमने मान लिया कि माँ का मतलब सिर्फ कमजोरी होता है। तभी उनके पीछे खड़े सुप्रीम कोर्ट के मशहूर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट विक्रम सान्याल आगे आए। उन्होंने एक मोटी सी लीगल फाइल सीधे पहली कतार में खड़े पुलिस कमिश्नर के हाथ में सौंप दी। विक्रम तेज और कड़क आवाज़ में, कमिश्नर सर, यह रही उस दूध की फोरेंसिक लैब रिपोर्ट जिसमें थैलियम नाम के जानलेवा जहर की पुष्टि है, और ये रहे प्रॉपर्टी के असली कागजात। रोहन ने अपनी माँ को मेंटली अनफिट साबित करने के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था वो फर्जी है, और जिस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके रोहन ने आज सुबह एक बिल्डर से 2 करोड़ रुपए का एडवांस लिया है, वह लीगली वाइड है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही यह कोठी कानूनी रूप से एक अनाथालय के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। रोहन ने सिर्फ मर्डर की कोशिश नहीं की, बल्कि करोड़ों का फ्रॉड भी किया है। यह सुनते ही स्नेहा की चीख निकल गई। उसका डिजाइनर गाउन फर्श पर लौट रहा था। वह रोते हुए देवकी जी के पैरों में गिर पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे जेल मत भेजिए। वहाँ के कपड़े, वो जगह, मैं मर जाऊँगी मम्मी जी, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। देवकी जी ने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया, जैसे किसी कीड़े ने उन्हें छू लिया हो। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, काल कोठरी में है स्नेहा। तुमने मुझे सर्वेंट क्वार्टर में सूखी रोटियां खिलाई थी ना, अब देखना जेल की रोटियां कितनी मीठी लगती है। फिर देवकी जी ने पलट कर रोहन की तरफ देखा। और हाँ रोहन, तू जिस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है ना, जरा भीड़ में देख, तेरे कंपनी के CEO मिस्टर कपूर भी यहीं खड़े हैं। रोहन ने बदहवास होकर भीड़ में अपने बॉस को देखा। मिस्टर कपूर ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। देवकी जी ने आगे कहा, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैंने सुबह ही ये सारी फुटेज भेज दी थी। तेरी नौकरी जा चुकी है। पुलिस ने तेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अब तू एक पाई भी नहीं निकाल सकता। कमिश्नर ने इशारा किया। 2 पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़े। होटल के उस आलीशान बैंक्वेट हॉल में हथकड़ियों की ठंडी आवाज़ गूंज उठी। पुलिस ने रोहन और स्नेहा के हाथों में हथकड़ियाँ जड़ दी। वे दोनों 500 रईस लोगों के सामने मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट्स के बीच जानवरों की तरह रोते हुए घसीटे जा रहे थे। स्नेहा का महंगा मेकअप आंसुओं से धुल चुका था। रोहन चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन आज उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी इज्जत, उनकी दौलत, उनका रुतबा, सब कुछ एक ही झटके में खाक हो गया था। देवकी जी वहीं खड़ी रहीं, अपनी सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ एक विजेता की तरह उस पाखंड के महल को जलता हुआ देखती रही। 6 महीने बाद माहौल में फिनाइल की गंध और एक अजीब सी घुटन थी। बीच में एक मोटा शीशा लगा था और उसके दोनों तरफ इंटरकॉम फ़ोन रखे थे। शीशे के उस पार रोहन और स्नेहा बैठे थे। 6 महीनों में उनके चेहरे पिचक चुके थे। स्नेहा, जो कभी डिजाइनर साड़ियों से नीचे बात नहीं करती थी,
आज एक मैली और खुरदरी जेल की वर्दी में थी। उसके बाल रूखे थे और चेहरे पर जेल की चकियां पीसने की थकान साफ दिख रही थी। उन दोनों पर अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 307, फोर्जरी धारा 667 और चीटिंग धारा 420 के तहत मुकदमा चला था। एडवोकेट विक्रम सान्याल के सामने उनका कोई भी वकील टिक नहीं पाया। कोर्ट ने उन दोनों को 14 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी। उनकी सारी खुमारी, सारा अहंकार जेल की उन काल कोठरियों में पिघल चुका था। शीशे के इस पार देवकी जी बैठी थी। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। रोहन ने कांपते हाथों से इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मुझे यहाँ से निकाल लो माँ, मैं मर जाऊँगा। मुझे दिन भर पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, स्नेहा से टॉयलेट साफ करवाते हैं। माँ, 14 साल बाद जब मैं बाहर आऊँगा तो मेरी उम्र 50 साल हो चुकी होगी। मेरे पास नौकरी नहीं होगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो कोई घर नहीं है। देवकी जी ने रिसीवर कान पर लगाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी ज़िंदगी का आखिरी मास्टर स्ट्रोक चला। घर? मैंने वो डिफेंस कॉलोनी वाली कोठी बेच दी है रोहन। उन 20 करोड़ रुपए से मैंने दिल्ली के आसपास 5 नए हाई क्लास वृद्धा आश्रम खोले हैं, उन माँ बाप के लिए जिन्हें तुम्हारे जैसे बच्चे घर से निकाल देते हैं। और हाँ, मैंने अपनी वसीयत में लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियाँ गंगा में मत बहाना। उन्हें उसी अनाथालय के बगीचे में दफना देना, ताकि मैं सुकून से उन मासूम बच्चों को खेलते हुए देख सकूं, जिनका अपना कोई नहीं है। रोहन शीशे पर सिर मार मार कर रोने लगा। देवकी जी ने अपनी आवाज़ और भी सख्त करते हुए कहा, तुम मेरे लिए उसी दिन मर गए थे रोहन, जिस दिन तुमने मेरी इज्जत और मेरी रोटी पर लात मारी थी। 14 साल बाद जब तुम दोनों इस जेल से बाहर आओगे तो तुम्हारे पास ना पैसा होगा, ना छत, और माथे पर मुजरिम का ठप्पा होगा। शहर की सड़कों पर भीख मांगना, क्योंकि कानून और समय ने तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दी है। अब दोबारा मुझे कभी मत बुलाना। देवकी जी ने इंटरकॉम का रिसीवर जोर से कर्नल पर पटक दिया। उन्होंने अपनी सिल्क की साड़ी का पल्लू सही किया, उठी और बिना मुड़ कर देखे उस मुलाकात कक्ष से बाहर निकल गई। बाहर एक साफ आसमान और आज़ादी उनका इंतजार कर रही थी। पीछे जेल के उस अंधेरे कमरे में रोहन और स्नेहा शीशे से लिपटकर अपनी बर्बाद जिंदगी और 14 साल के नरक को याद करके चीख चीख कर रो रहे थे। उन्हें अब हमेशा के लिए समझ आ गया था कि किसी माँ के मौन को कभी उसकी लाचारी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब एक माँ अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी होती है तो वो ब्रह्मांड का कोई भी गुरूर मिट्टी में मिला सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।